हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ वो है एक कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है अपात्यू। ये इस मूवी का कोरियन नाम है और इसका इंग्लिश नेम है अपार्टमेंट। ये मूवी आई थी 2006 में और ये मूवी बेस्ड है वेबटून पे। दोस्तों, वेबटून एक डिजिटल कॉमिक है साउथ कोरिया में। दोस्तों, ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी है एंड आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आएगा। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी की शुरुआत एक खबर को सुनते हुए होती है जिसमें बताया जाता है कि ली नाम का एक आदमी 4 साल से एक रूम में रह रहा था और ये न्यूज एक अपार्टमेंट में चल रही होती है जहां हम एक लड़की को चाकू से अपनी पीठ को काटते हुए देखते हैं और ये लड़की सुसाइड कर लेती है और उसकी मौत हो जाती है और मौत का वक्त था 9:56 PM। इसके बाद कहानी घूमती है और इस मूवी की मेन लीड पे आती है जो कि है सेजिन। सेजिन एक डिजाइनर है और अकेली रहती है। उसकी कोई भी फैमिली नहीं है और ना ही उसके कोई फ्रेंड्स हैं। सेजिन नाइट शिफ्ट करती है। एक रात जब वो काम पे जाती है तो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स की लाइट एक साथ फ्लिकर होने लगती है, लेकिन सेजिन उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम के लिए निकल जाती है। अगले दिन जब सेजिन जॉगिंग करके लौटती है तो उसको पता चलता है कि बिल्डिंग में किसी ने सुसाइड कर लिया है। सेजिन उस बिल्डिंग में किसी को नहीं जानती तो उसे नहीं पता कि किसने सुसाइड किया है। अब उसे रात को फिर से काम पे जाना था और अब वक्त था रात का 9:56 और वो देखती है कि बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स की लाइट एक बार फिर से फ्लिकर होती है। यानी ये कोई इलेक्ट्रिसिटी इशू नहीं था, लेकिन सेजन को अपने जॉब के लिए जाना था इसलिए वो अपने जॉब के लिए निकल जाती है। और ये रात क्रिसमस के कुछ दिन पहले की थी। वो जॉब करके मेट्रो से घर वापस आ रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन हम देख पाते हैं कि सेजन के पीछे एक लड़की चल रही होती है जो उसका पीछा कर रही होती है, बिल्कुल परछाई की तरह। सेजन जब मुड़ के देखती है तो उस लड़की को बैठा पाती है जो कि रो रही थी और वो काफी डिप्रेस लग रही थी, लेकिन कुछ पल बाद वो गायब हो जाती है। ये देख के सेजिन डर जाती है और वो लड़की अगले ही पल सेजिन के बगल में खड़ी होती है जो सेजिन से पूछती है कि क्या तुम अकेला महसूस करती हो। सेजिन को समझ पाती उससे पहले ही वो लड़की मेट्रो के सामने आ जाती है। वो सेजिन को भी अपने साथ खींचने की कोशिश करती है लेकिन सेजिन किसी तरह अपने आप को छुड़वा लेती है, लेकिन वो लड़की मेट्रो के सामने आ जाती है और उस लड़की की मौत हो जाती है। सेजिन उस सुसाइड की गवाह थी इसीलिए पुलिस उसका स्टेटमेंट लिख लेती है, लेकिन सेजिन अभी भी इस इंसिडेंट से सदमे में थी। उसने अपने आप को सबसे काट लिया था। वो दिन भर अपने घर पे रहती थी और उसे हमेशा डर लगा रहता था। इस हादसे के बाद उसे बुरे सपने आने लगे थे जहाँ वो लड़की उसके रूम में आके उसे हॉन्ट करती है, लेकिन सेजिन अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश करती है। और इसी बीच उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जिसका नाम है यू यॉन। यॉन फिजिकली हैंडीकैप्ड थी, वो चल नहीं सकती थी। उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अब वो अकेली रहती है, मगर आसपास के लोग उसकी केयर करते हैं। यॉन सेजिन से कहती है कि असल में सेजिन और उसका अपार्टमेंट आमने सामने ही है जो कि सेम फ्लोर पे है। तभी हम देखते हैं कि यॉन को एक ओल्ड लेडी लेने आती है। जाने से पहले वो सेजिन को रूबिक्स क्यूब देती है और कहती है कि उसको सॉल्व करना, इससे स्ट्रेस दूर होगा, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं एक लड़की सेजिन को बहुत अजीब ढंग से देख रही होती है और ये लड़की थी जुंग होंग। सेजिन वापस अपने घर आ जाती है। वो कुछ दिन से अपने काम पे नहीं जा रही थी क्योंकि उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी वो खिड़की से बाहर देख रही थी और उसे यॉन का फ्लैट नजर आता है। जो ओल्ड लेडी यॉन को लेने आई थी वो उसको खाना खिला रही होती है और ज्यादा करीब से देखने के लिए सेजिन बाइनोक्यूलर्स का सहारा लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाती क्योंकि उस ओल्ड लेडी ने पर्दे गिरा दिए थे और हर रात की तरह लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं और वक्त था 9:56। सेजिन देखती है कि यॉन के बगल वाले फ्लैट में एक आदमी बालकनी की तरफ चलते हुए आता है। देख के लग रहा था कि वो किसी के वश में है और देखते ही देखते वो आदमी बालकनी से कूद के सुसाइड कर लेता है। अब सेजिन पाती है कि उस बिल्डिंग में अभी तक 3 सुसाइड हो चुके थे जो कि हुए थे फ्लैट नंबर 1403, 1304 और 1103 और ये सभी सुसाइड रात के 9:56 पे हुए थे। यानी सेजिन ने सही समझा था कि ये सारे खून रात के 9:56 से जुड़े हुए हैं। सेजिन अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इन फ्लैट्स में क्या कनेक्शन है और वो अब अपने पड़ोसियों पे नजर रखने लगी थी। सेजिन को ऐसा करते होंग देख लेती है और ये बात अपनी माँ को बताती है। अगले दिन हम यॉन और सेजिन को साथ देखते हैं। वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। पुलिस सेजिन को उस लेडी के सुसाइड केस के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। यहाँ हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है यांग। यांग फॉर्चून बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करा था। ये वही बिल्डिंग है जहाँ सुसाइड हो रहे थे। छानबीन करने के बाद यांग को पता लगा कि उन सारे सुसाइड्स के पीछे कोई भी मोटिव नहीं था।
ये सुन के सेजिन यांग को बताती है कि सारे सुसाइड रात के 9:56 से जुड़े हुए हैं और ये वही वक्त है जब लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन पुलिस सेजिन पे यकीन नहीं करती और उल्टा उसी से पूछताछ करने लगती है। जब सेजिन घर वापस आती है तो उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है जो उसके करीब आती जाती है और हम देखते हैं कि उसका पैर कोई खींच लेता है। सेजिन बहुत ही डर गई थी, लेकिन ये सब वो अपने सपने में देख रही थी। अगले दिन सेजिन यॉन के घर जाती है क्योंकि उसे यॉन की फिक्र हो रही थी। वो यॉन के घर का दरवाजा खटखटाती है और पूछती है कि यॉन ठीक तो है, लेकिन यॉन उसे अपने घर के अंदर नहीं आने देती। सेजिन यॉन से कहती है कि 10 बजे से पहले लाइट्स ऑफ मत करना। यहीं पे सेजिन को यॉन के पीछे कोई खड़ा नजर आता है। यॉन को वार्न करने के बाद सेजिन वापस चली जाती है। लिफ्ट में उसे होंग मिलती है तो सेजिन उसे भी वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन होंग उस पर ध्यान नहीं देती। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि एक लड़का लिफ्ट की तरफ जाता है और उसे लिफ्ट के शीशे में एक लाल ड्रेस पहने लड़की नजर आती है जो एक पल बाद गायब हो जाती है। और अब समय हो गया था रात का 9:56। इधर सेजिन यॉन से मिलने जाती है। जब लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं, हम देखते हैं कि उस लड़के को अपने कानों में तेज आवाज सुनाई पड़ती है और तभी वहाँ सामने एक लड़की का भूत खड़ा नजर आता है जिसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़का भागने की कोशिश करता है, तभी उस लड़की की आत्मा उस लड़के को लिफ्ट से नीचे फेंक देती है जो सीधा सेजिन की लिफ्ट की छत पे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो लड़का उसी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 1005 में रहता था। यांग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि हर सुसाइड केस में सेजिन आई विटनेस है। सेजिन ऑफिसर से कहती है कि ये सारे मौत आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ऑफिसर यांग उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि इस बार जब लाइट्स फ्लिकर होंगी तो सेजिन उसे कॉल करे, वरना वो ये समझेगा कि इन सब मौतों का सेजिन से कुछ लेना देना है। लेकिन सेजिन जानती है कि इन सब के पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सेजिन अपने नेबर्स को वार्न करने के लिए जाती है, लेकिन उसके नेबर उसके इस बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं और उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर देते हैं। पुलिस सेजिन को वार्निंग देके छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेजिन और होंग साथ बैठे होते हैं जब होंग सेजिन से माफी मांगती है क्योंकि उसकी मां ने ये सेजिन की कंप्लेंट कर दी थी। लेकिन पिछली कुछ घटनाओं को देखते हुए होंग को अब सेजिन पे यकीन हो चुका था। अब सेजिन होंग को रूबिक्स क्यूब देती है और उसे कहती है कि वो इसे सॉल्व करे ताकि उसका स्ट्रेस दूर हो जाए। सेजिन उस रात देखती है कि योंग को एक औरत मेडिसिन दे रही होती है। योंग के घर में हम देखते हैं कि उस पर कोई नजर रखे हुए था। नेक्स्ट सीन में हम होंग को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करता हुआ देखते हैं। होंग को उस रात वही रेड ड्रेस वाली लड़की नजर आती है जो कुछ पल बाद उसके रूम में आ जाती है। इसके बाद हमें दूसरे फ्लैट का सीन दिखाया जाता है। ये उसी औरत का फ्लैट है जो योंग को मेडिसिन दे रही थी और हम देखते हैं कि वो औरत पोजेस्ड हो जाती है और इंजेक्शन लेके अपनी पति पर हमला कर देती है, लेकिन हाथापाई में वो इंजेक्शन उसी को लग जाता है और उस लेडी की मौत हो जाती है। इस केस को भी अब यांग इन्वेस्टिगेट कर रहा था जब उसे एक चाबी मिलती है, लेकिन वो चाबी उस औरत की फ्लैट की नहीं थी। यांग बिल्डिंग के गार्ड से इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम चेक करवाता है, लेकिन उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं नजर आती। उस रात सेजिन काम पे जल्दी लौट आई थी। जब वो यॉन के फ्लैट की तरफ देखती है तो पाती है कि एक लेडी यॉन को मार रही थी जो भी यॉन के घर पे नजर रखे हुए था। वो देखता है कि वो लेडी यॉन को ठंडे पानी से नहला रही होती है और उसके घाव को रगड़ रही थी। वो यॉन को ठंडे पानी में छोड़ के लाइट ऑफ करके चली जाती है। यॉन खुद बाहर नहीं आ सकती थी, इसीलिए वो वहीं बैठी रहती है। इधर सेजिन यॉन को बचाने जाती है जब उसे वही लेडी मिलती है जो यॉन को मार रही थी। सेजिन उस औरत से पूछती है कि वह अभी अभी फ्लैट नंबर 704 से यॉन को मार के बाहर आई है। ये सुनकर तो मानो उस लेडी के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। और अब समय हो गया था रात के 9:56 और अब बारी थी इस लेडी की। हम देखते हैं कि वो लेडी भाग के अपने घर जाके छुप जाती है जब उस पर कोई हमला कर देता है और उस औरत की मौत हो जाती है। और अगले दिन ऑफिसर यांग को उस औरत की लाश मिलती है जो अजीब ढंग से मुड़ी हुई थी। ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता था। और यहाँ पर भी यांग को एक चाबी मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होंग कैमरा लेके सेजिन के पास आती है क्योंकि कल रात वो अकेली थी, इसीलिए उसने खुद की एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर ली थी अपनी सेफ्टी के लिए। जब होंग और सेजिन उस फुटेज को देखते हैं तो पाते हैं कि होंग ने खुद ही लाइट्स ऑफ कर दी थी और वो अपने होश में नहीं थी क्योंकि इस समय होंग को पिछली रात बीते उन पलों की कोई भी याद नहीं थी। अब ये फुटेज होंग ऑफिसर यांग को दिखाती है। यांग फैसला करता है कि वो आज रात 10 बजे तक वहीं रहेगा, लेकिन उसको कोई इम्पोर्टेंट कॉल आता है जिसकी वजह से उसको जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पे यांग को पता लगता है कि अभी तक जितने भी केस में उन्हें चाबियां मिली थी वो सारी चाबी किसी एक ही फ्लैट की थी जिनकी कई कॉपीज बनाई गई थी। आखिर ये चाबी किस फ्लैट की है
और वो चाबी उन मरे हुए लोगों के पास क्या कर रही थी। अब यांग उस बिल्डिंग के हर फ्लैट में उस चाबी को लगाकर लॉक खोलने की कोशिश करता है। इधर होंग उस फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देख रही थी जब उसको एक अजीब सी चीज नजर आती है। सेजिन और होंग देखते हैं कि 9:56 की टाइमलाइन पर होंग के बगल में एक काली आकृति बैठी थी। उधर यांग ने भी उस चाबी से उस फ्लैट को खोल लिया था और वो चाबी थी फ्लैट नंबर 704 की, यानी यॉन के फ्लैट की। यांग जब अंदर जाता है तो कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है और यांग उसको पकड़ लेता है और यहाँ हमें एक सच पता लगता है कि वो रेड ड्रेस वाली लड़की कोई आत्मा नहीं बल्कि एक इंसान था, जो कि एक लड़का था जिसका नाम था शिंग जंगसो। यांग उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आया था। जंगसो की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। यांग उससे पूछता है कि आखिर वो रेड ड्रेस किसकी है, क्योंकि उस ड्रेस पे खून लगा हुआ था, लेकिन जंगसो उसे कुछ भी नहीं बताता और यांग उस ड्रेस को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देता है। इधर होंग सेजिन को रूबिक्स क्यूब वापस कर देती है और कहती है कि चाहे तुम इसको कितना भी सॉल्व कर लो, ये वापस अपनी पिछली पोजीशन पे लौट जाता है। सेजिन अब उस रूबिक्स क्यूब को ध्यान से देखती है तो उसे समझ में आता है कि उस पे लिखे नंबर्स पे पहले उसने ध्यान नहीं दिया था। उसे पता लगता है कि रूबिक्स क्यूब पे जो नंबर्स लिखे हुए थे दरअसल वो रूम नंबर्स थे जहाँ पर अभी तक किसी न किसी ने सुसाइड किया था, ठीक रात के 9:56 पर। और अब सिर्फ एक ही रूम बाकी था, वो था 1203। यहाँ लोगों को ये भी पता लगता है कि इस बिल्डिंग में 1 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, जो कि एक हैंडीकैप्ड थी। वो 704 में रहती थी और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यॉन थी। ये खबर सेजिन के लिए एक बड़ा शौक थी, क्योंकि वो शुरुआत से ही यॉन से बात करती आ रही थी और उसे देखती आ रही थी, लेकिन असलियत में यॉन 1 साल पहले मर चुकी थी। यानी ये सब कुछ यॉन की आत्मा कर रही थी। यॉन की आत्मा ही उस बिल्डिंग को हॉन्ट करती है और उसी ने उन लोगों को मार डाला था। सेजिन अब रूम नंबर 1203 में जाती है, क्योंकि अब यही रूम बचा हुआ था। सेजिन जब अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ उस ओल्ड लेडी की लाश पड़ी थी जो यॉन को लेने आई थी। उस ओल्ड लेडी की मौत खाते वक्त हो गई थी, क्योंकि उसके गले में खाना फंस गया था, जिससे वो सांस नहीं ले पाई और उसकी मौत हो गई। सेजिन को उसके मुंह से एक चाबी मिलती है जो यॉन के फ्लैट की थी। अब सेजिन यॉन के फ्लैट में जाती है और उस चेयर पे बैठ जाती है जिस पर यॉन बैठी दिखती थी। और अब सेजिन को पास्ट की झलक दिखती है जो यॉन उसे दिखाती है। और इधर पुलिस स्टेशन में जंगसो सारा सच बताता है और यहाँ हमें मूवी का सारा सच पता लगता है कि यॉन की मौत के बाद जंगसो उस फ्लैट में रहने आया था और तभी से यॉन की आत्मा जंगसो को अपने साथ हुए टॉर्चर के विजन्स दिखा रही थी। यहाँ हमें इन विजन से पता लगता है कि यॉन के माता पिता के कार एक्सीडेंट में मरने के बाद उसके पड़ोसी उसकी देखभाल करने के लिए आए, लेकिन समय के साथ साथ वो यॉन से नफरत और बुरा बर्ताव करने लगे थे। एक लड़के ने यॉन का रेप किया था और उसे अब्यूज किया था। जो ओल्ड लेडी यॉन की देखभाल करती थी वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाया करती थी और उसे मारा पीटा करती थी। जिस लेडी को हमने पोजेस्ड होते हुए देखा था वो यॉन पे मेडिकल टेस्ट किया करती थी और उसे इंजेक्शंस दिया करती थी। आपको याद होगा वो लेडी जो फ्लैट नंबर 704 का नाम सुनते ही डर के मारे वहाँ से भाग गई थी। वो वही लेडी थी जो यॉन को अब्यूज किया करती थी। उसी ने यॉन को ठंडे पानी में छोड़ दिया था और वो लड़का जो लिफ्ट से गिर के मर गया था वो वही लड़का था जिसने यॉन का रेप किया था। और ये सब जंगसो हर रोज देखा करता था अपने विजन्स के थ्रू। धीरे धीरे यॉन ने जंगसो को वश में किया और उसके जरिए यॉन ने सभी लोगों को मरवा दिया, क्योंकि वो सभी लोग यॉन को टॉर्चर किया करते थे। यॉन ने सब कुछ चुपचाप सहा और किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अगर वो किसी से कहती तो वो सारे लोगों से छोड़ देते और यॉन अकेलेपन से डरती थी। एक दिन जब दुनिया क्रिसमस मना रही थी तो यॉन दर्द से तड़प रही थी और उसकी मदद करने कोई भी नहीं आया था। आखिरकार यॉन हिम्मत हार गई और उसने अपने हाथ की नस काट दी। उसके खून से उसकी सफेद ड्रेस लाल हो गई थी और यॉन ने सुसाइड कर लिया था और यही लाल ड्रेस जंगसो पहना करता था जब उसने उन लोगों का खून किया। इसीलिए यांग को उस ड्रेस पर से यॉन का डीएनए मिला था, क्योंकि वो ड्रेस यॉन की थी और वो सारी मौतें रात के 9:56 पे हुआ करती थी। ये वही वक्त था जब यॉन ने सुसाइड किया था। इसीलिए वो हर रात जंगसो को वश में किया करती थी और उन लोगों को मारा करती थी। इतना दर्द सहने के बाद भी किसी ने भी यॉन को अपना नहीं माना और यॉन की यही फीलिंग नफरत बन गई, जो बाद में उसकी पावर्स बन गई थी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ जंगसो बताता है कि वो उस घर से निकलना चाहता है और अब जब वो घर से बाहर आ गया है तो वो वापस उस घर में नहीं जाएगा, लेकिन यांग उसको वापस घर जाने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि जंगसो खुद को ही गोली मार लेता है, क्योंकि वो उस घर से छुटकारा पाना चाहता था। वो हर रात वो विजन्स नहीं देखना चाहता था। इधर सेजिन को यॉन की आत्मा दिखती है। सेजिन जो यॉन की दोस्त हुआ करती थी वो भी अब यॉन से डरने लगी थी। ये देखकर यॉन की दोस्ती नफरत में बदल जाती है
और अब यॉन सेजिन को मारने वाली थी। यांग और जंसो देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर सेजिन खड़ी होती है, जो यॉन से कहती है कि वो उसका दर्द समझती है और वो उसके दर्द को कम करना चाहती है। और सेजिन बिल्डिंग से कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस सीन में हम सेजिन के अंदर यॉन को देखते हैं। सेजिन यॉन का दर्द समझती थी और ये विश्वास दिलाने के लिए उसने खुद की जान दे दी। 2 महीने बीत गए थे और अब यांग इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहने आया था और उसकी मदद हॉन्ग करती है। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में किसी ने भी सुसाइड नहीं किया था। तभी उन्हें सेजिन की आत्मा दिखाई देती है और लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं। यानी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, वहाँ अभी भी मौतें होना जारी रहेंगी। और बस ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, आई नो आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, चलिए मैं इन सारे डाउट्स को क्लियर कर देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यॉन के घर पे कौन नजर रखे हुए था। दरअसल वो और कोई नहीं, वही लड़का जिनसो था, जो कि यॉन के घर में ही अंदर उस कमरे में बंद था, जो हर रात यॉन के टॉर्चर के विजन देखा करता था। वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका था और वो उस घर में कैद होकर रह गया था। वो उस रूम से बाहर नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो उस रूम में बंद था। और बिल्डिंग के दूसरे लोगों को जिनसो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लड़का जो लिफ्ट से गिर के मर गया था, वो वही लड़का था जिसने यॉन का रेप किया था। 602 फ्लैट वाली लेडी यॉन पे मेडिकल टेस्ट किया करती थी, जो पोजेस्ड होके मर गई थी। वो लेडी जो यॉन की देखभाल करने का नाटक करती थी, वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाया करती थी और वो भी ठीक इसी ढंग से मरी, जब खाना उसके मुंह में फंस गया और वो सांस नहीं ले पाई। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि जिस लड़की ने मेट्रो के सामने कूद के सुसाइड कर लिया था, आखिर उन सबका इनसे क्या लेना देना है। दरअसल यहाँ डायरेक्टर ये दिखाना चाहता था कि सेजिन का कैरेक्टर बहुत ही सेंसिटिव है, जो कि अपने आसपास स्पिरिट्स को महसूस कर सकती है। आपने ध्यान दिया हो तो उस लड़की ने भी रेड ड्रेस पहनी हुई थी। यहाँ पे डायरेक्टर ने यॉन के कैरेक्टर को पहले से ही दिखाने की अच्छी कोशिश की है। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, सेजिन को हर रात दरअसल वो मेट्रो वाली लड़की हॉन्ट नहीं करती थी, वो यॉन ही थी, जो मेट्रो वाली लड़की के रूप में सेजिन के पास रात में आया करती थी। दोस्तों, ये मूवी काफी अच्छी है एंड आई थिंक आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। आप सब लोग मुझसे बहुत बार मूवी देखने का लिंक मांगते हैं, तो दोस्तों प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मैं वहाँ सारी मूवीज के लिंक्स देती हूँ। दोस्तों, इस कोरियन हॉरर मूवी की स्टोरी दूसरी मूवीज से मुझे थोड़ी सी अलग लगी, क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी किसी पे ब्लैक मैजिक नहीं करवाया था, किसी ने अनजाने में किसी का खून नहीं किया था। यहाँ पे सब कुछ इंटेंशनली एक लड़की के साथ हुआ था। मुझे रूबिक्स क्यूब के जरिए उन फ्लैट नंबर्स की हिंट वाला सीन काफी अच्छा लगा। दोस्तों, ये मूवी थोड़ी अलग सी है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये मूवी एक्सप्लेन की। उम्मीद करती हूँ आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन खुला है एंड डू लेट मी नो कि क्या आप आगे और कोरियन हॉरर मूवीज या फिर आप स्पेशली हॉरर कोरियन सीरीज देखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार मैंने किंगडम सीरीज को एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस उस पर काफी कम था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोरियन हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करूं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।